हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में स्टडी करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कोलाइड्स के हम 3 प्रकार के प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड काइनेटिक प्रॉपर्टी एवं थर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी के द्वारा ही हम कोलाइड्स के आइडेंटिफिकेशन को कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। कोलाइड्स का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है ये विजुअल होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के स्टडी से हमें किसी भी कोलाइड्स का साइज, शेप, स्ट्रक्चर एवं उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के अंदर हम 4 पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है टिंडल इफेक्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, थर्ड लाइट स्कैटरिंग एवं फोर्थ लाइट स्कैटरिंग एवं मिसेल्स मॉलिक्यूलर वेट। कोलाइड्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम 2 ऐसे इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, जिसमें फर्स्ट है टिंडल इफेक्ट एवं सेकेंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दोनों ही प्रॉपर्टी एक दूसरे में इंटरलिंक है और इसे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम टिंडल इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम टिंडल इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम डायग्राम के सेटअप को समझ लेते हैं। हमने 3 कंटेनर को लिया एवं 3 कंटेनर में अलग अलग तरह के सिस्टम को फिल करके रखा है। जो हमारा फर्स्ट कंटेनर है उसमें हमने सॉल्यूशंस को फिल करके रखा है एवं सेकंड कंटेनर में कोलाइडल डिस्पर्जन को फिल करके रखा है एवं थर्ड कंटेनर में हमने कोर्स डिस्पर्जन को फिल करके रखा है। इन तीनों कंटेनर में जो हमारा डिस्पर्स फेस है उसका जो पार्टिकल साइज है वो डिफरेंट है। फर्स्ट में जो हमारा सॉल्यूशंस है इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल हैं वो 1 नैनोमीटर से कम के हैं एवं जो हमारा सेकेंड कंटेनर है कोलाइडल डिस्पर्जन में, इसमें जो हमारे डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है। एवं जो हमारा थर्ड कंटेनर है इसमें हमने कोर्स डिस्पर्जन को फिल करके रखा है, क्योंकि इसमें जो हमारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उसका जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक है। आइए अब हम इस डायग्राम की मदद से हम टिंडल इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे इन तीनों ही कंटेनर को हमने एक सीरीज में रखा है एवं जैसे ही हमने यहाँ से लाइट पास कराया, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, तो यहाँ से जो हमारा लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशंस के में नहीं दिख पा रहा है, जबकि वहीं कोलाइडल डिस्पर्जन एवं कोर्स डिस्पर्जन में जो हमारा लाइट का पाथ है वो विजुअल है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सॉल्यूशंस है इसमें जो हमारा लाइट का पाथ है यहाँ पे विजुअल नहीं है। लेकिन वहीं बात करें कोलाइडल डिस्पर्जन एवं कोर्स डिस्पर्जन में, यहाँ पे जो हमारा लाइट का पाथ है ये विजुअल है। और जैसा कि हम कोलाइड्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम कोलाइड से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो इस कोलाइड के जो सिस्टम है इसमें हमें लाइट का जो पाथवे है, किस पाथ से लाइट गुजर रहा है वो हमें विजुअल होता है। और ये जो पाथ होता है इसको ही हम टिंडल कोन के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लाइट का पाथ है उसको हमने टिंडल कोन के नाम दिया हुआ है। आइए अब हम ये जानते हैं कि जब हमने स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास कराया तीनों प्रकार के सिस्टम से, सॉल्यूशंस, कोलाइडल डिस्पर्जन एवं कोर्स डिस्पर्जन में, तो सॉल्यूशंस में ये जो लाइट का पाथवे है ये विजुअल नहीं है, जबकि वहीं कोलाइडल एवं कोर्स डिस्पर्जन में जो हमारे लाइट का जो पाथवे है ये विजुअल है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो इसके पीछे का जो कारण है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम लाइट स्कैटरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम लाइट को पास कराते हैं और ये लाइट किसी भी पार्टिकल से अगर टकराएगी तो लाइट के पार्टिकल से टकराने के कारण लाइट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जैसे ही लाइट का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा लाइट है ये जैसे ही टकराया कोलाइडल पार्टिकल से, इस लाइट का ब्रेकडाउन हुआ ये एवं ये अलग अलग डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है इसका मेन रीजन जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जिम्मेदार है कोलाइडल पार्टिकल्स। साथ ही ये जो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है इसको हमारा ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल है वो इतने छोटे हैं कि उससे जो हमारा लाइट है उसका टकरा कर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है।
अर्थात लाइट स्कैटरिंग नहीं हो पाता है ट्रू सॉल्यूशंस में, जिसके कारण टिंडल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल सकता है। टिंडल इफेक्ट के लिए हमें दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फर्स्ट है डार्क बैकग्राउंड एवं जो सेकंड है वो है प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन और बीम ऑफ लाइट का जो एंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं टिंडल इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन के लिए। कोलाइडल डिस्पर्जन के जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है, ये पार्टिकल ब्राइट स्पॉट्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि हमें डार्क बैकग्राउंड अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा टिंडल कोन होता है, जिसके कारण हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन में लाइट पॉइंट का फॉर्मेशन होता है, इस लाइट पॉइंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से। टिंडल इफेक्ट के कारण जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल है हम उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे पार्टिकल है ये ब्राइट स्पॉट्स के रूप में हमारे सिस्टम में दिखेंगे और इस ब्राइट स्पॉट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एवं उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअल पार्टिकल का जो पिक्चर होता है उसको बनाने में कैपेबल होता है, यहाँ तक कि उसके मॉलिक्यूलर डायमेंशन को भी बनाने में कैपेबल है। आज के समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग अधिक मात्रा में कोलाइड्स पार्टिकल के साइज, शेप एवं उसके स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन के लिए उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका उपयोग हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल के साइज, शेप एवं उसके स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए, और इन सभी कामों के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए कैपेबल है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका रिजॉल्विंग पावर काफ़ी अधिक होने के कारण हम इसका उपयोग किसी भी पार्टिकल के अर्थात कोलाइडल पार्टिकल के साइज, शेप एवं उसके स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन सब के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हाई रिजॉल्विंग पावर है उसको हम डिफाइन करते हैं डी के टर्म में। डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हाई रिजॉल्विंग पावर है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, और यह डी स्मॉल डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट का। ये जो डी है यह वह स्मॉल डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट का जिससे वह दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं और ये दूरी हमेशा बनी रहेगी। अगर हमारा जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं अगर उसका वेवलेंथ स्मॉल है तो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हाई रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज। अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमारे रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है ये यूज करता है विजिबल लाइट को एवं उसके रेडिएशन सोर्स को। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो ऐसे पार्टिकल्स को जो दो पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं 20 नैनोमीटर, अर्थात इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 नैनोमीटर या फिर 200 एंगस्ट्रम होता है। ऐसे पार्टिकल को हम रिजॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा। वहीं हमारे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेडिएशन सोर्स है वो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। वहीं जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है उसके जो वेवलेंथ का रीजन है वो 0.01 नैनोमीटर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 0.1 एंगस्ट्रम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करंट टाइम में जो इसका इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका रिजल्ट है वो अप्रॉक्स 0.5 नैनोमीटर है, जबकि वहीं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के तुलना में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर देता है। आइए अब हम कोलाइड्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमारा थर्ड पॉइंट लाइट स्कैटरिंग उसके बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। जब हमने लाइट को पास कराया और ये लाइट किसी पार्टिकल से अगर टकराती है तो इस लाइट का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जब हमने एक लाइट को पास कराया और ये लाइट किसी पार्टिकल से टकराई तो उस लाइट का डिसोसिएशन हो गया और ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगा। इसी फिनोमिना को हम लोग लाइट स्कैटरिंग कहते हैं। साथ ही ये जो हमारी लाइट स्कैटरिंग है ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फैराडे टिंडल इफेक्ट पे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पिछली स्लाइड में बताया था कि कोलाइड्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर दो ऐसे इफेक्ट हैं जो आपस में इंटरलिंक है, जिसमें फर्स्ट था टिंडल इफेक्ट एवं सेकेंड था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आइए अब हम जानते हैं कि लाइट स्कैटरिंग का इस्तेमाल हम किस प्रोसेस के लिए कर सकते हैं।
कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए हम लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उस कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज, शेप, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट स्कैटरिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं टर्बिडिटी के टर्म में और इसको डिनोट करते हैं T से। जब 1 सेंटीमीटर के कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास कराते हैं तो इंटेंसिटी फ्रैक्शनल डिक्रीज हो जाती है। इसका जो मेन रीजन है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस टर्म को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्बिडिटी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। साथ ही लायोफिलिक कोलाइड्स के केस में जो टर्बिडिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। इसलिए अधिकांश लायोफिलिक कोलाइड्स की कम टर्बिडिटी स्कैटर्ड लाइट को मापने के लिए अधिक सुविधाजनक है ट्रांसमिटेड लाइट के अपेक्षा। टर्बिडिटी का जो कैलकुलेशन है हम उसको स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन ये है जिस लाइट को हम उपयोग कर रहे हैं उस लाइट के वेवलेंथ के अपेक्षा उस पार्टिकल का जो डायमेंशन है वो छोटा होना चाहिए। इस इक्वेशन को फॉलो करके हम कोलाइड्स के मॉलिक्यूलर वेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। Hc/T इक्वल टू 1/m + 2bc। यहाँ पे जो m है ये मॉलिक्यूलर वेट है एवं जो T है वो टर्बिडिटी है, और जो हमारा C है ये कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स का, और जो हमारा B है ये इंटरेक्शन कांस्टेंट है। साथ ही इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं जो H है अगर उसको कांस्टेंट कर दिया जाए पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो हमारा फार्मूला ये रहेगा। जब हमने एक प्लॉट ग्राफ किया Hc/T अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइड्स का, जिसके रिजल्ट में हमें एक B का स्लोप हमें स्ट्रेट लाइन में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा Hc/T पे जो इंटरसेप्ट है वो 1/m एक्सिस है। यहाँ पे जो Hc/T एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट 1/m है, जिसके फलस्वरूप से ही कोलाइड्स का हमें मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होता है। अगर हमारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो इंटेंसिटी जो होगा स्कैटर्ड लाइट का वो वेरी कर सकता है एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। इस प्रकार के डेटा से हम पार्टिकल के शेप एवं साइज का अनुमान लगा सकते हैं। प्रोटीन, सिंथेटिक पॉलीमर, एसोसिएशन कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स के स्टडी के लिए हम लाइट स्कैटरिंग का उपयोग करते हैं। चांग और कार्डिनल 2 ने एक्वस सॉल्यूशंस बाइल साल्ट, सोडियम डीऑक्सीकोलेट और सोडियम टारोडॉक्सीकोलेट में सेल्फ एसोसिएशन के पैटर्न के स्टडी करने के लिए लाइट स्कैटरिंग का इस्तेमाल किया था। और इस डेटा के एनालिसिस से हमें ये पता चला कि जो बाइल साल्ट है ये डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर बनाने के लिए और बड़े आकार का वेरिएबल एग्रीगेट्स बनाने के लिए सहयोगी है। रेसिस एट L3 ने कैल्सीलास्टिक लाइट स्कैटरिंग का उपयोग किया था। यह एक नई लाइट स्कैटरिंग टेक्निक है जो लेजर लाइट का उपयोग करती है और सॉल्यूशंस में मैक्रोमोलिक्यूल के डिफ्यूजन कोफिशिएंट और पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकती है। कैल्सीलास्टिक लाइट स्कैटरिंग ने हिपेरिन एग्रीगेट्स के एग्जामिनेशन के लिए अलाउ करती है जो कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए वेरियस टेम्परेचर पे वेरियस टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। स्टोरेज टाइम और रेफ्रिजरेशन टाइम ये दोनों हिपेरिन सॉल्यूशंस में एग्रीगेशन स्टेट को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। अभी तक हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं कि जो हिपेरिन का कमर्शियल प्रिपरेशन है अगर उसमें एग्रीगेशन स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा या फिर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग कोलाइड्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर 4 टॉपिक लाइट स्कैटरिंग एंड मिसेल्स मॉलिक्यूलर वेट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के पिछली स्लाइड में एक इक्वेशन बताया था Hc/T इक्वल टू 1/m + 2bc, ये इक्वेशन 1.2 था और इस इक्वेशन का हम सुटेबल मॉडिफिकेशन करके कोलाइड्स, एग्रीगेट्स और मिसेल्स के मॉलिक्यूलर वेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब एम्फीफिल्स मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर मिसेल्स का फॉर्मेशन करता है तब जो टर्बिडिटी होती है मिसेल्स डिस्पर्जन की ये डिफरेंट होती है टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द एम्फीफिल्स मॉलिक्यूल से। इसका कारण यह है कि जो हमारा मिसेल्स डिस्पर्जन है
इस मीसेल्स डिस्पर्जन में जो हमारा मीसेल्स है ये मोनोमरिक स्पीशीज के साथ एक इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहता है। आइए इस टर्म को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें टर्बिडिटी ऑफ मीसेल्स डिस्पर्जन है, जबकि जो हमारा सेकेंड डायग्राम है वो है टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द एम्फीफिल्स मॉलिक्यूल्स। इन दोनों ही डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो हमारा मीसेल्स है ये मोनोमर स्पीशीज के साथ इक्विलिब्रियम में है, अर्थात इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि मीसेल्स और मोनोमर्स दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं एम्फीफिल्स के। जबकि जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है इस सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ हमारा मोनोमर्स प्रेजेंट है, इसमें मीसेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बिलो द CMC मोनोमर का जो कंसंट्रेशन है कुल कंसंट्रेशन C के साथ लिनियरली इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो C है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, अर्थात सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे मोनोमर का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एबव द CMC पे जो हमारा मोनोमर का कंसंट्रेशन होता है ये कांस्टेंट होता है, अर्थात जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर होता है वो कैंग्रुएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ CMC के। कंसंट्रेशन ऑफ मीसेल्स को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मीसेल्स इक्वल टू C माइनस C CMC। ये इक्वेशन 1.3 है। वहीं जो हमारी टर्बिडिटी की इक्वेशन है वो है टर्बिडिटी ऑफ मीसेल्स इक्वल टू टोटल टर्बिडिटी माइनस टर्बिडिटी ऑफ CMC। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1.4 है। अब हम इक्वेशन 1.2 का मॉडिफिकेशन करेंगे इक्वेशन 1.3 M1.4 के साथ। आप अपने डिस्प्ले पे इस इक्वेशन को देख पा रहे होंगे। ये इक्वेशन 1.2 है HC/T इक्वल टू 1/m प्लस 2BC। ये इक्वेशन 1.2 है और इसका हम मॉडिफिकेशन करेंगे इक्वेशन 1.3 M इक्वेशन 1.4 के साथ, जिससे जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा वो 1.5 होगा और ये मॉडिफाइड इक्वेशन होगा। अब हम इक्वेशन 1.2 का मॉडिफिकेशन करेंगे। इक्वेशन 1.2 में जो हमारा HC/T है इसमें जो हमारा C है इस C को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1.3 के साथ, अर्थात ये यहाँ से C हटेगा और आएगा C माइनस C CMC। एवं जो हमारा HC/T है जो टर्बिडिटी है इस T को भी रिप्लेस करेंगे वो इक्वेशन 1.4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा T माइनस T CMC। एवं जो हमारा 1/m है वो 1/m ही रहेगा। यहाँ पे जो हमारा 2BC है इसमें का जो C है उसको भी रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1.3 के साथ, अर्थात यहाँ से C हटेगा और आएगा C माइनस C CMC, जिसके कारण जो हमारा पुराना इक्वेशन था इक्वेशन 1.2 उसका मॉडिफिकेशन हो चुका है। प्लॉट ग्राफ किया C माइनस C CMC बाई T माइनस T CMC वर्सेस C माइनस C CMC का। इसमें जो इंटरसेप्ट है वो 1/m है एवं जो स्लोप है वो 0 है, अर्थात b जो है वो 0 है। इस ग्राफ को प्लॉट करने से जो हमारा सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट b है वो हमें प्राप्त होता है। जब मीसेल्स ना तो आपस में और ना ही मीडियम के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो करता है तो इक्वेशन जो 1.5 मैंने बताया था जो मॉडिफाइड इक्वेशन था, जब उसको प्लॉट करते हैं तो जो हमारा स्लोप b होता है वो 0 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट b 0 है और जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पैरेलल है। वहीं जो हमारा नॉन आयनिक एवं ज्यूटर आयनिक जो मिसेल्स है अगर उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा इंटरमिसलर इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो स्लोप ऑफ b है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। अर्थात इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता दिखेगा। वहीं आयनिक मिसेल्स के अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तब भी जो हमारा प्लॉट है ये पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगा, लेकिन डिफरेंस ये आ जाएगा कि जो हमारा मिसेल्स है उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा था इंटरमिसलर इंटरेक्शन वो नहीं होगा, यहाँ पे इंटरमिसलर रिपल्सन होगा। जबकि वहीं बात करें नॉन आयनिक एवं ज्यूटर आयनिक में तो वहाँ पे जब हम मिसेल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे थे तो वहाँ पे इंटरमिसलर इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा। साथ ही इस ग्राफ में जो हमारा सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट b है अगर ये निगेटिव है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा मिसेल सिस्टम है ये पॉली डिस्पर्जन है। और साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक मॉडिफाइड इक्वेशन बताया था इक्वेशन 1.5 जो कि एक मॉडिफाइड इक्वेशन था और इस इक्वेशन का उपयोग हम 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए करेंगे।